आज पलवल पहुंची राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद अब भारत देश में राम राज्य स्थापित होकर रहेगा, जिसे दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि कभी कांग्रेस पार्टी भारत देश की बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले 10 सालों में कांग्रेस भारत देश से विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि देश की जनता का भरोसा और विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की छवि को बेदाग बताते हुए कहा है कि इन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, इसलिए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें और आगामी 25 मई को कमल के निशान के आगे का बटन दबाकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। और यह उल्टा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग करना क्या चाहते हैं? कहते हैं मोदी जी आएंगे, बहुत सारी सरकारों को एकदम बिल्कुल भंग कर देंगे। मेरे भाइयों, 10 साल हो गए, एक भी चुनी हुई सरकार को जनता के आदेश बराबर हम लोग के सिर माथे होता है। भले ही पीछे हमारे विरोधी पार्टी की सरकार रही हो, एक भी सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में 132 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया है और 90 बार केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारों को भंग किया है। यह कहते हैं तानाशाही आ जाएगी। इमरजेंसी हम लोगों ने नहीं लगाई थी, तानाशाही तो इनके समय आई थी। मेरे भाइयों, हमारी भी 24 साल की उम्र थी 1975 में। 24 साल की उम्र में मैं भी तन्हाई में 2.5 महीने रहा हूं। तन्हाई सॉलिटरी सेल जिसे बोलते हैं, इंदिरा जी की सरकार ने भेजा। उसके अलावा 16 महीने सेंट्रल जेल नैनी में रहा। ऐसे लाखों लोगों को, जेलों को, शिक्षक को पीछे डाल दिया। और यह करने वाले लोग हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं सरकार आएगी तो तानाशाही आ जाएगी स्टेट में। मेरे भाइयों, हमारा इतिहास रहा है, जो हम लोगों ने कहा है वह करके दिखाया है। लोग यह कहते हैं कि साहब राम राज्य कैसे आएगा, राम राज्य होता क्या है? मैंने कहा जिस दिन दुनिया के अधिकांश, भारत के अधिकांश लोगों के मन के अंदर हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, मां के प्रति क्या कर्तव्य होता है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, जिस दिन यह कर्तव्य बोध लोगों के अंदर पैदा हो जाएगा, बहनों भाइयों, मैं मान लूंगा कि उसी दिन भारत में राम राज्य आ गया। सारा संकट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जेल इसीलिए जाना पड़ा था। कैकेयी के अंदर वह कर्तव्य बोध नहीं था, बल्कि उनका अधिकार बोध आ गया। नहीं, मेरा पुत्र ही सिंहासन पर बैठना चाहिए, इसी कारण सारा संकट पैदा हुआ था और हमारे राम को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश के नौजवानों के अंदर यही कर्तव्य बोध, जिसे अंग्रेजी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। मेरे बहन, राम राज्य आकर रहेगा। अब 3 तलाक, भाई हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। अब ये कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब दूसरे धर्म के मामले में आप लोग क्यों बोल रहे? बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी,
सबकी मां बहन बेटी, वो हमारी भी मां बहन बेटी है। मेरे बहनों भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं किसी के ऊपर जुल्म होगा, किसी के ऊपर अत्याचार होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उस मां बहन बेटी के साथ खड़ी रहेगी। सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में थे, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था, सताया जाता था। अब वह चलकर भारत आए, किसी तरीके से छुप कर भगकर बहुत सारे हिंदू आए, सिख आए, और मुझे मालूम है कि अखंड भारत में जब कुछ ईसाई रहते तो ईसाई भी यहाँ आए। मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था। दिल्ली में एक स्थान पर आकर लोग रुके थे, मैंने जाकर देखा, बहुत ही दयनीय स्थिति है बहनों भाइयों। उसी समय प्रधानमंत्री से हमारी बात हुई, कह राजनाथ जी अब यह नागरिकता का कानून बनाने की दिशा में आप आगे बढ़िए। और बहनों भाइयों, कानून मैंने ही बनाया था गृह मंत्री रहते। लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया था। उसके बाद हमारे छोटे भाई अमित जी, जो इस समय भारत के गृह मंत्री हैं, उनके आने के बाद यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। और वैसे भी भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया। पहले जो चाहता था वह भारत को आंख दिखा देता था, लेकिन आज भारत की वह हैसियत नहीं है कि जो चाहे आंख दिखाकर निकल जाए। और बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको बतला रहा हूं, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन यदि कोई हमें आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भारत के अंदर कुवत है। देश की सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों का पूरा भरोसा है। जो कुछ भी पिछली घटनाएं हुई हैं, उसमें करिश्मा किया है हमारे देश के जवानों ने। यहां तक कि सीमा पर बुनियादी ढांचों का जो विकास करना होता था, जो सड़क बनाना होता था, अन्य बहुत सारी सुविधाएं जो देने के लिए कुछ निर्माण कार्य करने होते थे, जवान जाता है, पानी कहां पिएगा, रहेगा कहां, कार्टेज बनने चाहिए, यह सब भी कांग्रेस की सरकार नहीं करती। और मुझे ख्याल है कि कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने यह कहा, यदि हम यहां पर सड़क बनाएंगे, यहां पर बुनियादी ढांचों का विकास करेंगे, तो चीन से चलकर सेना भारत में घुस आएगी, इसलिए हम यह काम नहीं करेंगे। यह हालत है लोग, और ये लोग देश बनाने की बात कर रहे हैं। बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। आज आपको मैं बता रहा हूं, एक एमपी साहब, जैसे यह एमपी साहब हमारे कृपाल जी गुजर है, फजलुर रहमान उनका नाम है, हमारे नौजवान इसको नेट पर जाकर देख सकते हैं। फजलुर रहमान ने आज के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए यह कहा कि भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह हालत है हमारे पड़ोसी देश। साथ ही बने दोनों देश, एक ही देश था, लेकिन आज भारत इतना तेज आगे बढ़ गया। उनके सांसद, उनकी संसद सदस्य ने यह बात बोल रहे हैं। और एक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जिसका नाम फवाद हुसैन है, उन्होंने हमारे राहुल गांधी की तारीफ की, और उस फवाद हुसैन ने तारीफ की है बहनों भाइयों, जिस फवाद हुसैन ने, जानते हैं यह क्या कहा, उरी और पुलवामा की घटना, आतंकवादियों की घटना जो हुई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हताहत हुए थे, उनका यह कहना था कि यह तो पाकिस्तान की सरकार ने करा है, कि फवाद हुसैन ने स्वीकार किया। और वह फवाद हुसैन राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, और राहुल गांधी ने एक बार भी उसकी आलोचना तक नहीं की। और मेरे बहन भाई ये कह सकते हैं, दुनिया की आज सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने उस कांग्रेस को लाकर कहां खड़ा कर दिया। अब इनकी कांग्रेस समाप्ति की हो रही है।
और मुझे तो ये लगता है कि आज के 10 साल के बाद आप छोटे बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस आप जानते हो, तो छोटे बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। जैसे सारी दुनिया की धरती से डायनासोर नामक एक प्राणी का नाम सुना है कि नहीं? डायनासोर का, जैसे एक डायनासोर प्राणी सारी दुनिया में था, वह लुप्त हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल में कांग्रेस भी भारत की राजनीति से वैसे ही लुप्त हो जाएगी। बोल लो, आते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, कई बार तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो कृष्णपाल जी गुर्जर के लिए, और आपने देखा होगा कि जब जब कृष्णपाल जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी किसी न किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं जरूर आता हूं, क्योंकि बराबर मैंने कृष्णपाल जी गुर्जर को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं देखा है, बल्कि अपने छोटे भाई के रूप में मैंने कृष्णपाल गुर्जर को देखा। अब बराबर इनकी तरफ से भी वैसा ही व्यवहार हमको बराबर देखने को मिला। कृष्णपाल जी गुर्जर आपके सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक भी रहे, पहले ना विधायक भी 3 बार रहे। बहनों भाइयों, कहने को कोई चाहे जो भी कह दे, इन्होंने काम कम किया अधिक किया, लेकिन कृष्णपाल जी के बारे में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे कृष्णपाल गुर्जर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कहता। आज के राजनीतिक युग में यदि किसी भी व्यक्ति का दामन साफ है बहनों भाइयों, तो मैं समझता हूं कि उसके राजनीतिक जीवन की इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। इनके लिए मैं इसलिए भी वोट मांगे आया हूं कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे भारत का कद सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, 25 वर्षों से अधिक समय से मैं दुनिया के देशों में जाता हूं, और दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुझे बोलने का कई बार अवसर प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी मैं बोल चुका हूं। लेकिन मुझे याद है पहले जब हम दुनिया के देशों में जाते थे, किसी मंच से हम बोलते थे, तो हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए, हमारी बातों को उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुना जाता। वहां बैठे दुनिया के दूसरे देशों के लोग यह कहते थे, चलो भारत बोल रहा है, तब तक चाय पीकर फिर बाद में आते हैं, क्योंकि भारत को एक गरीब भारत मानते थे, भारत को एक कमजोर भारत मानते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति उन्हें बास कहकर पुकारते हैं, माई बास नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ग्रेट। मैं चाहता हूं हम भारतवासियों का मस्तक स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठ जाता है। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।